Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12 political science, the very first chapter in Hindi. In Hindi, the very first chapter of class 12 political science is शीत युद्ध का दौर. In English it is Cold War and Non-Allied Movement, जो कि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखना हो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और हिंदी में आज हम स्टार्ट कर ही रहे हैं. सो शीत युद्ध का दौर, सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर. तो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं सीधा आपकी बुक में सबसे पहला जो टॉपिक है शीत युद्ध के दौर का, वो है क्यूबा मिसाइल संकट. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं सीधा क्यूबा मिसाइल संकट डिस्कस करने लग जाऊँ और बैकग्राउंड ना पता हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो शीत युद्ध है, सबसे पहले उसका मतलब क्या है. मतलब जो ये शीत युद्ध वर्ड है, इस शीत युद्ध का मतलब क्या है, मतलब शीत युद्ध के डेफिनेशन क्या है, वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी. प्रॉपर डेफिनेशन मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी, जो कि आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे. सबसे पहले वीडियो को आप ध्यान से समझें. तो शीत युद्ध का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो शीत युद्ध है वो स्टार्ट कब हुआ, या स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या था. क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे स्टार्ट नहीं हो जाती. शीत युद्ध का दौर, वो दौर स्टार्ट हुआ तो उसका कोई रीज़न था. तो फ्रेंड, जो शीत युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तो शीत युद्ध का मतलब ही देख लेते हैं. शीत युद्ध का मतलब होता है, यहाँ मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ. युद्ध की सी स्थिति होना, परंतु वास्तविकता में युद्ध ना होना. इट्स मीन वो सिचुएशन जब युद्ध की स्थिति हुई, बट मतलब ऐसा लगा कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, बट युद्ध नहीं हुआ, मतलब वो सिचुएशन टल गई. तो शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर रहा वो एक तरीके से. तो ये जो शीत युद्ध था, सबसे पहले ये हुआ क्यों, इसका कारण क्या था होने का, ठीक है, और किन के बीच हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये हुआ किस किस के बीच. मतलब जो शीत युद्ध है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि युद्ध की सी स्थिति थी, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये युद्ध की स्थिति किन के बीच थी. तो सबसे पहले हुआ क्यों, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आफ्टर 1945, मतलब 1945 के बाद. और 1945 में ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था. तो देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला विश्व युद्ध था, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं, और दूसरा विश्व युद्ध. तो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच. 39-39, हाँ, 1939 से 1945 के बीच. तो आप लोग देख सकते हैं 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध की शुरुआत हुई. तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ही जो है हमारे शीत युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध की शुरुआत हुई. दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ. तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, यही हमारा शीत युद्ध का एक कारण आप लोग कह सकते हैं. इसी में कुछ ऐसा हुआ कि शीत युद्ध की शुरुआत हो गई. तो देखो, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें कुछ थे मित्र राष्ट्र और कुछ थे आप लोगों के धुरी राष्ट्र. तो मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन आप लोगों के फ्रेंड्स, मित्र राष्ट्र में आप लोगों के थे अमेरिका, सोवियत संघ, जिसे हम इंग्लिश में यूएसएसआर भी बोलते हैं, सोवियत संघ, और आप लोगों का ब्रिटेन एंड फ्रांस. ये थे आप लोगों के मित्र राष्ट्र. अब हम लोग देख लेते हैं धुरी राष्ट्र. तो धुरी राष्ट्र में थे आप लोगों के इटली, जापान और स्पेन. ये तीनों थे फ्रेंड्स आप लोगों के धुरी राष्ट्र. तो जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस,
ये एक गुट में लड़ रहे थे और ये दूसरे राष्ट्र इटली, जापान और स्पेन। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जब एक क्लास होती है तो उसमें कोई भी लड़ाई होती है तो दो ग्रुप में बढ़ जाती है पूरी क्लास, राइट। एक अच्छे बच्चे और एक गंदे बच्चे, मतलब इस तरीके से जिस ग्रुप में आप होते हो वो आपको अच्छा लगता है और दूसरा ग्रुप गंदा लगता है। तो सिमिलरली यही हुआ यहाँ पर, ये मित्र राष्ट्र बन गए, ये दूरी राष्ट्र। तो जो अमेरिका था इसने बोला यार मैं नहीं लड़ रहा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई में, तुम लोग लड़ो। तो इसने क्या करा, क्विट कर दिया, मतलब इसने वॉर से वापस हो गया। सिमिलरली सोवियत संघ ने भी बोला कि हाँ भाई मुझे भी नहीं लड़ना, मैं भी जा रहा हूँ बाहर। तो ये दोनों अमेरिका और सोवियत संघ हो गए दूसरे विश्व युद्ध से बाहर। ये आप लोगों की बुक में कहीं दे नहीं रखा है, बट मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसका मेन रीजन पता लग सके कि शीत युद्ध जो था वो हुआ क्यों था। तो ये दोनों हो गए बाहर। तो जापान जो था, जापान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, हम तो लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ोगे। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका का एक पोर्ट था पर्ल हार्बर, अमेरिका के पोर्ट पर्ल हार्बर पर जापान ने बम ब्लास्ट कर दिया। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। तो अब तो ऑब्वियसली अमेरिका को गुस्सा आएगा और उसे वॉर में वापस आना पड़ेगा। तो इसी कारण अमेरिका युद्ध में वापस आ गया। सिमिलरली इस तरीके की कोई हरकत सोवियत संघ के साथ भी हुई और इसी कारण सोवियत संघ को भी युद्ध में वापस आना पड़ा। तो अब ये दोनों वापस आ गए, ठीक है। अब उसने अमेरिका पर बम गिराया तो ऑब्वियसली अमेरिका भी गिराएगा। अमेरिका उस टाइम पर पावरफुल था, ये हम लोग जानते हैं, और इवन अमेरिका आज भी पावरफुल है। तो अमेरिका ने क्या किया, जापान की दो सिटीज़, ये आप लोग समझ गए हो कि पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया था, तो इसे रब कर लेते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, जापान की दो सिटीज़ कौन कौन सी, हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी ये कैसे लिखते हैं मैं भूल रही हूँ, सो लीव इट। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया। इन बॉम्ब के नाम भी थे लिटिल बॉय और फैट मैन, वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। तो अमेरिका ने जापान पर बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी इन दो सिटीज़ पर बम गिराए जो आज तक बंजर है, वहाँ पर आज भी कोई फसल नहीं उग पाती है। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो थे वो इतने ज़्यादा डिवास्टेटेड थे, इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे, राइट। तो इसके बाद लेकिन जो कुछ आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका का ये कदम हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने का सरासर गलत था, उन्हें ये बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था। कुछ क्रिटिक्स मतलब आलोचक ऐसा कहते हैं क्योंकि जापान जो था वो ऑलरेडी हार रहा था, तो वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया था कि ठीक है मैं हार गया हूँ, युद्ध खत्म, तुम जीत गए हो। बट फिर भी अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। उसका एक रीज़न ये दिया जाता है कि अमेरिका ने इन दो सिटीज़ पर बॉम्ब ब्लास्ट उसके आत्मसमर्पण करने के बावजूद इसीलिए किया क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई अगर पावरफुल कंट्री बनती है तो वो सिर्फ अमेरिका है, और जो यूरोपीय संघ है वो भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो उसका एक मोटिव ये भी बताया जाता है कि वो ये चाहता था कि यूरोपीय संघ उसके इस कदम से डर जाए, और जो एशिया है, जापान जो है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ताकि यूरोपीय संघ उस एरिया में जाने से डरे अमेरिका की पावर को देखकर। तो ये एक रीज़न दिया जाता है। तो आप लोगों को पता लग गया कि ये दूसरे विश्व युद्ध की एक पिक्चर थी। तो उसके बाद हुआ क्या, जापान तो चलो हो गया है बर्बाद, जापान को तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है, जापान तो ख़त्म। अब जो ये स्पेन है और इटली है, इनका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मतलब इनके ये बीच में पड़ते हैं, यूरोप के आसपास के एरियाज़ में पड़ते हैं। तो जब आप मैप देखोगे तो आप ये चीज़ समझोगे। तो फिर इनके बीच में भी काफ़ी बार युद्ध हुए। इन्होंने अपने मतलब अपनी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह ख़राब कर ली युद्ध के चक्कर में। तो ये दोनों भी बर्बाद हो गए। सिमिलरली ब्रिटेन और फ्रांस के पास, जिनके पास अच्छा खासा धन था, आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी सही थी, युद्ध के चक्कर में वो भी बर्बाद हो गए। तो इसी तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस भी गायब हो गए इससे, और इटली और आप लोगों का स्पेन तो पहले जा ही चुका था। तो अब हमारे पास कौन सी दो कंट्रीज़ बची फ्रेंड्स, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ जो दूसरे विश्व युद्ध में जीती, मतलब एक तरह से आप लोग ऐसा कह सकते हो। हालांकि वो युद्ध जीत के बराबर था ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। उसमें जीत हार किसी की भी हो, बहुत लोग मरे थे। तो अमेरिका और जो सोवियत संघ था
ये आप लोगों की दो महाशक्तियां बन गई। क्या बन गई? दो महाशक्तियां। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे, और ये जो शीत युद्ध था ये अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्तियों के बीच हुआ। अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि होने का कारण क्या था कि इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध और ये सिचुएशन हुई। तो हुआ किनके बीच? दो महाशक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दो महाशक्तियां बनी क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में सही मायने में ये दोनों सुपर पावर्स एक तरह से रह गई थी। इनके पास काफ़ी ज़्यादा, इनका आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में थी। तो इसी कारण अमेरिका और सोवियत संघ, अब एक तरफ तो ये मित्र राष्ट्र थे, बट अब ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, राइट। अब ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, मतलब अब ये दोस्त नहीं रहे, तो ऑब्वियसली इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध जैसी स्थितियां आई, लेकिन युद्ध ना हुआ, वो हमारा शीत युद्ध था। तो फ्रेंड्स, इनके बीच युद्ध होने का कारण क्या था? एक तो इन लोगों की सामाजिक जो, मतलब इन दोनों की जो सामाजिक स्थिति थी, जो ये दोनों समाज में किस तरीके की अपने यहाँ पर प्रणाली अपनाना चाहते थे, इनकी सामाजिक स्थिति, इनके यहाँ सिर्फ आर्थिकी का ही नहीं, सामाजिक का, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आने का एक सामाजिक रीज़न बहुत मेन रोल प्ले करता है, और आर्थिक तो है ही। तो देखो, जो अमेरिका था, आर्थिक किस तरीके से? तो आर्थिक देखो, अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थक था। मतलब वो ये मानता था कि प्राइवेटाइजेशन, की सरकार के अंडर में ना रखकर निजी उद्योगों को मायने दिए जाए, वो होता है पूंजीवाद। और साम्यवाद को समर्थन देता था सोवियत संघ, साम्यवाद और समाजवादी प्रणाली अपनाना चाहता था। मतलब जो सारा कंट्रोल है शिक्षा पर, चिकित्सा पर, या और भी कोई सिचुएशन है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, यातायात पर, बाकी जो भी सारी चीज़ें बच गई हैं, बैंक पर, हर चीज़ को वो सरकारी नियंत्रण में रखना चाहता था। जबकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, मतलब वो निजीकरण में बिलीव करता था। आर्थिक में इनका कॉन्फ्लिक्शन ये आ गया, इनके बीच दूरियां इस कारण हुई। साथ ही साथ इनकी सामाजिक दूरियां क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका जो था वो उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक था, उदारवादी लोकतंत्र, और जो हमारा सोवियत संघ है वो समाजवाद का समर्थक था। यहाँ उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी प्रणाली, जबकि यहाँ साम्यवाद और समाजवाद। तो ये इनके बीच में दूरियां आने का एक मेन रीज़न था, इनके बीच दूरियां इस कारण आई। तो अभी हम लोग देखेंगे, इसको मैं रब कर लेती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुछ गुट बनाए, वो कौन कौन से गुट थे। अभी इसको रब करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका, इसे शायद कुछ लोग अमेरिका भी लिखते हैं, और आप लोगों की बुक में आई गेस अमेरिका ही है, तो ये आप लोग देख लेना, अमेरिका और सोवियत संघ, ये आप लोगों की दो महाशक्तियां बनी। ये अभी हम लोगों ने देखा। तो इन दो महाशक्तियों ने अपने कुछ ग्रुप बनाए, कुछ संधियां की, ठीक है। इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सोवियत संघ ने तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही संगठन बनाया, लेकिन जो अमेरिका था इसने अपने 3 संगठन बनाए, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट उससे पहले हमें ये देखना होगा कि उन्होंने ये संगठन बनाए, क्यों बनाए। देखो, जो इनके ग्रुप में ज्वाइन हुए उनका भी इनसे कोई इंटरेस्ट था, और इन्होंने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल किया, अपने संगठन में शामिल किया, तो इनका भी कोई इंटरेस्ट था। मतलब दोनों ही तरफ से इंटरेस्ट थे, तभी इन्होंने संगठन बनाया, और वो सक्सेसफुल भी हुए शीत युद्ध के टाइमिंग पर। तो अमेरिका ने जो सबसे पहले संगठन बनाया वो था नाटो। नाटो बनाया इसने अप्रैल 1949 में, जिसकी फुल फॉर्म है, ये वैसे आप लोग मेरे नोट्स में देख सकते हो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये वाला मैं पूरा लिख रही हूँ, बाकी आप लोग नोट्स में से देख लेना। तो इसने नाटो बनाया 1949 अप्रैल में, जिसकी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो थे टोटल 12 मेंबर्स, इनिशियली जो शुरुआत में था 12 सदस्य थे नाटो के, बाद में वो बढ़ते गए। तो जो 12 सदस्य नाटो में शामिल हुए,
उसके बाद ये तो हो गया हमारा उत्तर अटलांटिक मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। जो हमारा एशिया महाद्वीप था वहाँ पर भी अमेरिका ने अपने कुछ संगठन बनाए। तो देख लेते हैं कौन से संगठन थे। एक तो था उसमें सियाटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे बोल सकते हो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और साथ ही साथ सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर केंद्रीय संधि संगठन। ये तो फ्रेंड्स साउथ एशिया में था। और ये जो था सेंट्रल सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी काफ़ी सारे जो थे मेंबर्स मेंबर कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। तो अमेरिका ने जब सबसे पहले, ये वाले भूल जाओ नीचे के दो, जब अमेरिका ने नाटो बनाया 1949 में, तो उसके बाद इनका एक तो 12 सदस्य थे, ये हम लोग समझ गए। इनका एक मोटिव था कि इन 12 सदस्यों में से अगर किसी एक सदस्य पर भी हमला होगा तो सभी 12 सदस्य उस हमले को अपने ऊपर ही हमला मानेंगे। ये नहीं कि हाँ ब्रिटेन पर हुआ तो फ्रांस नहीं मानेगा, नहीं, ये दोनों ही अगर नाटो के सदस्य हैं तो दोनों को ही मानना पड़ेगा कि हाँ उस पर हुआ है तो मतलब मुझ पर हुआ है। इसके जवाब में सोवियत संघ ने एक संधि की, एक संगठन बनाया, वारसा पैक्ट या वारसा संगठन बनाया 1955 में। और इसका एक ही मोटिव था कि जो नाटो है उसको यूरोप में बढ़ने से रोकना और जो नाटो के सदस्य देश हैं उनसे मुकाबला करना कि वो आप लोगों के ऊपर कहीं कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना क्रिएट कर दे, युद्ध की स्थिति क्रिएट ना कर दे। तो ये इन दोनों ने कुछ संगठन बना लिए। उसके बाद फ्रेंड एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ये संगठन बनाए क्यों, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ। तो ये आप लोग समझ गए हो। तो देखो, महाशक्तियाँ जो थी, दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो महाशक्तियाँ क्यों बनाती थी संगठन? संगठन से उन्हें फ़ायदा होता था। सबसे पहले तो उन्हें संसाधन मिलते थे। संसाधन मतलब खनिज मिलता था, आयरन मिलता था, मतलब जिनसे वो वेपन्स बना सकते थे, हथियार बना सकते थे, संसाधन मिलते थे। साथ ही साथ सैन्य ठिकाने, मतलब जो महाशक्तियों के खेमे में जो देश शामिल होते थे, जो उनके संगठन में शामिल होते थे, वो उनके एरिया को अपने सैनिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करती थी। और साथ ही साथ दूसरी महाशक्ति पर नज़र भी रखती थी। हथियार बनाने में भी, मतलब उनसे संसाधन लेकर हथियार बनाने में भी हेल्प मिलती थी। और महाशक्तियों के काम किस तरीके से आती थी? आर्थिक मदद। अब आर्थिक मदद आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी इतनी सुपर पावर्स थी, अमीर थी, तो इन्हें आर्थिक मदद की कैसे ज़रूरत पड़ गई? तो देखो, आप लोग इन्हीं से संसाधन ले रहे हो, ठीक है, उन्हीं से आप हथियार बना रहे हो और फिर आप वापस उन्हीं को बेच रहे हो, तो आप उन्हें हथियार दे रहे हो। अब आपके संगठन में वो शामिल है तो वो दूसरे संगठन से तो खरीदेंगे नहीं, हथियार आपसे ही खरीदेंगे, तो मतलब उनसे आप लोगों को पैसा भी मिलता था। तो इस तरीके से आर्थिक मदद के भी काम आती थी। अब जो संगठन थे, संगठन को क्या मदद मिलती थी? तो देखो, संगठन को ये मदद मिलती थी, एक तो सुरक्षा का वायदा कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, अगर कोई मतलब दूसरी महाशक्ति अगर तुम पर हमला करती है तो हम हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही साथ ये इन्हें आर्थिक मदद देते थे, मतलब इन्हें काफ़ी सारा पैसा भी देते थे, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट बना, इन्हें हथियार देते थे। तो देखो, राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ पर विदाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। जब तक दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट कितना भी हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, लेकिन जैसे ही मुझे एक इंटरेस्ट मिला कि हाँ ये मेरा फ़ायदा है ज्वाइन करने से, तो ऑब्वियसली मैं उस संगठन में जाऊँगी। जैसे कि आप लोग देखते हो आजकल राजनीति में क्या हो रहा है, इस पार्टी को छोड़कर उसमें, बिकॉज ये पार्टी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें चले जाते हैं। तो राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो। तो यही इसका इंटरेस्ट इसमें था, इसका इंटरेस्ट इसमें था, क्योंकि इनके पास ये रीजंस थे। अब लास्ट टॉपिक आज का रह गया जो कि है क्यूबा मिसाइल संकट, उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, अब हम आज का लास्ट टॉपिक जो कि है क्यूबा मिसाइल संकट, उसे डिस्कस कर लेते हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो आप लोगों की बुक का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। तो अब हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखो, क्यूबा मिसाइल संकट से हमें वर्ड से ही पता लग रहा है
कि क्यूबा, मतलब क्यूबा तो एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो ये जो संकट था ये क्यूबा से रिलेटेड था और इसमें मिसाइल का भी कोई रोल था। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है जो शीत युद्ध था वो दो महाशक्तियों के बीच हुआ। किन किन के बीच? अमेरिका और सोवियत संघ। तो देखो, मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, सो डोंट टेक इट सीरियस। तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा अमेरिका, ठीक है, और इधर हम लोग ले लेते हैं एक रफली डायग्राम सोवियत संघ का। तो ये हमने मान लिया सोवियत संघ। और अब है क्यूबा। सबसे पहले आप लोगों को पता लग गया कि ये जो संकट था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ, ठीक है। हुआ किससे रिलेटेड? क्यूबा से रिलेटेड। तो क्यूबा था कहाँ भाई? तो क्यूबा था अमेरिका का एक तट से लगता हुआ द्वीपीय देश। ये है आप लोगों का क्यूबा, अमेरिका के तटीय क्षेत्र से लगता हुआ एक द्वीपीय देश था, जैसे भारत के तटीय क्षेत्र से लगता हुआ द्वीपीय देश है श्रीलंका। मैप में आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा। तो सिमिलरली अमेरिका के द्वीप तट से लगता हुआ एक द्वीपीय देश था क्यूबा। तो जो क्यूबा था इसकी विचारधारा भी साम्यवादी प्रणाली और समाजवाद थी, और सोवियत संघ की भी जो प्रणाली थी, विचारधारा थी, वो समाजवाद और साम्यवाद थी। तो मतलब इन दोनों की जो विचारधारा थी वो सेम थी, और जबकि अमेरिका की थी पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र, मतलब इन दोनों की सेम थी। तो ये दोनों एक तरीके से क्या हो गए, जब हमारी किसी से वाइब्स मैच होती हैं या हमारे जैसा कोई सोचता है तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। तो इन दोनों की भी जो विचारधारा थी तो वो मैच हुई, तो ये दोनों भी क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। मतलब अब हमें पता लगा क्यूबा एक प्लेस था अमेरिका के यहाँ पर। अब मिसाइल का इसमें क्या रोल था? तो देखो, मिसाइल के रोल से समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं उस टाइमिंग पर जो इनके लीडर थे वो कौन थे। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट का जो टाइम पीरियड था वो अप्रैल 1961 अप्रैल 1961 था, और उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। क्यूबा के थे सॉरी आई एम सो सॉरी, अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, तो अब आप लोगों को लीडर पता लग गए, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के, और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो। इन तीनों जगह के लीडर उस टाइम पर ये थे, और ये तीन कंट्रीज थी जो कि क्यूबा मिसाइल संकट की एक आप लोग कह सकते हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व थी। तो जो मिसाइल का रोल था वो ये था कि जो सोवियत संघ और इनकी विचारधारा एक थी, तो सोवियत संघ ने सोचा क्यों ना मैं क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बना लूँ और वहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दूँ। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी शिप्स में मिसाइल्स भर भर कर कहाँ भेजनी शुरू कर दी? क्यूबा में। और क्यूबा में उसने क्या कर दिया, मिसाइल तैनात कर दिया और क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहा और सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। तो 3 हफ्ते बाद, अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को इसकी खबर नहीं लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। 3 हफ्ते बाद अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी को इसकी खबर लगी। वो इस घटना से एकदम बौखला गए, बट उन्होंने यहाँ पर बड़े ध्यान से काम लिया। अगर वो सीधा बौखलाकर अगर कोई डिसीज़न लेते तो ऑब्वियसली ये हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होते कि यहाँ पर लगभग 3rd वर्ल्ड वॉर हो चुका होता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिमाग से काम लिया और उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका की वॉरशिप्स थी, अमेरिका के जो युद्धपोत थे, उन्हें कहाँ तैनात कर दिया? यहाँ तैनात कर दिया कि सोवियत संघ की तरफ से क्यूबा की ओर आने वाले मिसाइल वाले जहाज़ों को रोको। और उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। तो इस टाइम पर सोवियत संघ ने भी काफ़ी सही किया कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया, बिकॉज उसे भी पता था कि अगर इसके पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तो इसके पास भी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। अगर ये अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेगा तो ये अपने 99, ये एक नहीं, ये पूरे 9999 क्या सारे ही तोड़ देगा। मतलब 999 ही नहीं, सारे ही न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर वो एक से ही इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान लगाते हुए इस सिचुएशन को कंट्रोल किया और न्यूक्लियर बॉम्ब वाले सिचुएशन तक नहीं पहुँचे।
मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सके। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अगर हम उस चीज़ को मन से समझेंगे, पूरा इंटरेस्ट से समझेंगे, समझ भी आएगा, लास्ट तक याद भी रहेगा और दिमाग में भी रहेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को रोक लिया, मिसाइल्स को मतलब बाद में आना बंद हो गई। और जो ये सिचुएशन थी, मतलब दोनों ने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लिए उन्होंने। उसके बाद वो अस्त्र नियंत्रण संधियाँ की, काफ़ी सारी LTBT की, SALT की, स्टार्ट की और बाकी सारी भी की, ये LTBT और भी काफ़ी सारी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो क्यूबा मिसाइल संकट था, यही था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्यूबा को लेकर एक विवाद पैदा हो गया। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। उसने अपने युद्धपोतों को भेजा और क्यूबा की और सोवियत संघ से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए कहा। इस तरीके से जो ये सिचुएशन थी, इसे रोक लिया गया, अन्यथा यहाँ पर कोई युद्ध हो सकता था। तो ये हमारा शीत युद्ध का, इंग्लिश में हम इसे अरीना कहते हैं, तो ये हमारा शीत युद्ध का एक दौर था। ठीक है, बाकी अरीना भी बने जो शीत युद्ध के, और भी कई एरिया में शीत युद्ध की जैसी सिचुएशन आई जहाँ पर हमें लगा युद्ध हो सकता था, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। यही था आप लोगों का क्यूबा मिसाइल संकट। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। दोनों के ही लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और दोनों पर ही, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर, दोनों पर ही मैं आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, नोट्स या कोई भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो। सो आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तीनों चीज़ों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।